हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा और पोस्ट में मैंने बता ही दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीजी के बारे में। एमपीजी एक हॉट टॉपिक मान सकते हैं एसएससी के हिसाब से। और ज़्यादातर तो आप लोगों को खैर पता ही होगा जो लोग इसके बारे में जानते हैं। ये सिर्फ यहाँ आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो कि इसके कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, जो न्यू कमर हैं, है ना। और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊँगा एमपीजी के बारे में, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें यही समझना जरूरी है कि एमपीजी जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एमपीजी अपने फिजिक्स जो है उसका एक कंसेप्ट है। इसकी फुल फॉर्म होती है मास पॉइंट ज्योमेट्री। अगर कोई आपसे मास पॉइंट थ्योरम कह के बताता है तो वो बिल्कुल गलत। ठीक, तो यहाँ तक तो बात इसकी। तो हम इसमें जो देखते हैं, जो मेन कंसेप्ट है इसमें, वो है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास आपने फिजिक्स में 10th में 9th में, उससे लोअर क्लासेज में पढ़ा ही होगा, नो प्रॉब्लम इसमें। तो इसमें हम एमपीजी का जो मैथ में यूज है, हम दो तरीके से यूज करेंगे इसको। उसमें जो सबसे पहला होगा वो होगा जो हमारी 2D ज्योमेट्री है, उसमें कुछ रेशियोज निकालने के लिए हम उसका यूज करेंगे। जो सीवियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उनके रेशियोज हम इसमें निकाल सकते हैं। एक तो तरीका होगा ये, और जो दूसरा है वो होगा कोई भी फिगर है ज्योमेट्रिकल 2D, कोई ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसमें जो है रेशो फाइंड आउट करने का, और रेशो से जो है फिर आगे एरिया फाइंड आउट करने का। तो ये चीज़ हम इसमें जो है आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से करीब 40 मिनट का ये लेक्चर होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी एमपीजी के बारे में क्लियर हो जाएंगी, और बाकी आप देखेंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि एमपीजी काम करता कैसे। एमपीजी काम कैसे करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, एक शीशॉ पढ़ा है जिसे शीशॉ इंग्लिश में शीशा बोलते हैं, हिंदी का मुझे शायद याद नहीं, मेरे ख्याल से अ, ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में से क्या बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ वेट रखे हुए होते हैं और बीच में उसको कोई चीज़ जो है कहीं अटका हुआ होता है, वो है ना। तो उसको बैलेंस किया जाता है एक तरीके से, है ना। तो वो बैलेंस जो करना है वही काम हमको यहाँ करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसे बैलेंस कैसे किया जाएगा। देखिए, जनरली जो ये अब हम यहाँ ज्योमेट्री में लेंगे, इसको हम ऐसे लेंगे। मान लीजिए ये कोई लाइन है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी। कोई पॉइंट इसके बीच में है जिसे मैं जेड कह देता हूँ, और इस पे इसका सेंटर ऑफ मास काम कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर जेड पे काम कर रहा है तो सबसे पहले मैं इसमें क्या देखूंगा, मान लीजिए ए पे जो मास है वो m1 है, बी पे जो मास है वो m2 है, तो जेड सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ टोटल इसका मास यहाँ काम करेगा, दैट इज m1 प्लस m2। अब अगर यहाँ ये बैलेंस है पॉइंट जेड पर, और अगर ए जेड x1 है और बी जेड जो है वो x2 है, तो हम इसमें क्या लेंगे कि अगर ये बैलेंस है तो ये हमेशा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होगा। कब? जबकि जेड पे ये बैलेंस होगा। ध्यान देना, बैलेंस होना चाहिए। वेट दोनों तरफ से, अगर पॉइंट जेड पर कोई और लाइन भी आगे काटेगी ज्योमेट्री में, तो जेड पर जो वेट है वो हमेशा इक्वल होगा, याद रखना, आगे पीछे नहीं कर देना है आपको। तो हम बात कर रहे थे वो चीज़, तो हम खैर एग्जाम्पल में सीख लेंगे, हम बात कर रहे थे इसकी। तो ये हमेशा होगा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसी से सारी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तो ये बात हुई कि एमपीजी काम करेगा कैसे। मैंने आपको एक जनरल सा आइडिया जो है इसका वो दे दिया है। अब इसके बाद मैं सिर्फ एग्जाम्पल से लूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि एमपीजी में कितने तरीके के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और हाँ, एक बात और है कि मैं यहाँ जो जितने भी एग्जाम्पल दूंगा उनका तरीके तो और भी कई हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो जो है एमपीजी की है तो मैं सिर्फ एमपीजी से ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तरीके और भी कई हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के, ठीक है, ये याद रखना। तो एमपीजी में होते हैं हमारे पास 3 केस टोटल, जो हम यहाँ 2D ज्योमेट्री में एसएससी या अपर लेवल के लिए हम ट्राई करेंगे।
सबसे पहला उसमें एक केस होगा कंकरेंट सीक्वेंस का। कंकरेंट सीक्वेंस यानी कि किसी भी ट्रायंगल में कोई इस तरीके से सीक्वेंस ड्रॉ हैं जो कि आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने ये देखा, यहाँ ये जो इंटरसेक्ट कर गई, तो हम देखेंगे उसमें कंकरेंट सीक्वेंस वाला एक एमपीजी इसके लिए अलग तरीके से होगा। और एक जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाता है भाई स्प्लिट मास के लिए। उसमें क्या होगा, उसमें सीक्वेंस जरूरी नहीं कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। उसमें इस तरीके से हो सकता है कि एक सीक्वेंस ड्रॉ की हुई हो, एक और कोई लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर रखी हो। तो यहां हम एमपीजी यूज करेंगे स्प्लिट मास वाला। वो भी मैं आपको बाय एग्जांपल बता दूंगा किस तरीके से प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा। और मल्टीपल सिस्टम जो है थर्ड वाला, उसमें इन दोनों को ही हमें देखना होगा। जब कोई इस तरीके से मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन होगा हमारे सामने आएगा एमपीजी यूज के लिए, तो वो तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एग्जांपल्स आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक लाइन दी हुई है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट बी। ए सी इज इक्वल टू 3 है, सी बी इज इक्वल टू 8 है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो है पॉइंट सी पर। ठीक। अच्छा, तो हमको जो सबसे पहला ध्यान देना है कि पॉइंट्स पर मास लेते हुए ध्यान रखना कि वो रेशनल ना हो जाए, है ना। ये क्योंकि रेशनल लेने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी टफ कैलकुलेशन हो जाती है, तो वो आप उस चीज़ से बचें, जितना बचें उतना ठीक है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमेशा कोई इंटीजर वैल्यू लें। इंटीजर लेने से फ़ायदा होता है क्योंकि एक तो कैलकुलेशन कम हो जाती है, फिर मिस्टेक होना भी की चांस कम हो जाती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कोई रेशनल वैल्यू लेकर दिखाता हूँ, आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो गलत है। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए पर एक मास ले लेता हूँ 1। मैं मास तो कुछ भी ले सकता हूँ, जब मैं शुरुआत करूंगा तो मास कुछ भी मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या देखूंगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट बी पर भी उतना ही मास मुझे चाहिएगा जिसकी 8 में मल्टीप्लाई करके मैं 3 गेट करूँ, तो वो मास होगा 3/8। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन अब बढ़ती जा रही है, 3/8 हो गया। भाई सीधा इंटीजर होता तो काम बड़ी आसानी से हो जाता। वहीं अगर मैं ए पर 1 के बजाय 8 मास ले लूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने बताया था m1 x1 करके, तो ये होगा 24। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड का है वो भी मुझे 24 चाहिए होगा, तो मैं क्या मास लूंगा, 3 लूंगा। तो ये चीज़ है कि मास हमें किस तरीके से लेना है, कि इंटीजर इसे रखें तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि ले रेशनल भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन आपके बढ़ जाएंगे। जितनी कैलकुलेशन बढ़ेगी उतना ही कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस भी आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ मैं 8 लिया या मैंने 3 लिया है, तो पॉइंट सेंटर ऑफ मास जो है उस पर टोटल वेट हो जाएगा 8 + 3 यानी कि 11। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई ट्रायंगल है, ये कहता है एबीसी है, पॉइंट्स डी ई जो है ए बी और इसी पे इस तरीके से है कि ए डी रेशो बी डी इज इक्वल टू 4:3, और एक और रेशो दिया हुआ है। साथ ही बताता है कि सी डी और बी एफ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें दो रेशो निकालने हैं, डी एफ टू सी एफ एंड बी एफ टू ई एफ। ओके, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फिगर जो है मैं ड्रा कर देता हूँ। दिस इज ए बी सी, ठीक। और कोई पॉइंट डी है जो ए बी पे है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये इस रेशो में इसने ए बी को डिवाइड किया है, तो वो 4:3 है। ऐसी पॉइंट ई है, ये भी 5:2 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बी ई और डी सी को मिला देता हूँ। ये रेशो मैंने लिख दिए यहाँ 4:3 5:2। फर्दर सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट एफ। सी डी एंड बी ई इन दोनों को मैंने मिला दिया, और ये एक पॉइंट है एफ। हमें जो फाइंड आउट करना है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, डी एफ टू सी एफ एंड बी एफ टू ई एफ। अब मैं मास यहाँ लेना शुरू करूंगा, ठीक। डी एफ और सी एफ का रेशो निकालने के लिए डी और सी पर कितना मास होगा वो मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से रेशो आता है। देखिए सबसे पहले देखिए लाइन ए डी बी को, ये 4 है और 3 है। तो एक ऐसा मास मुझे पॉइंट ए और बी पर लेना है ताकि वो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 वाली जो लाइन मैंने आपको बताई थी वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये 4 है, 3। मैं क्या करता हूँ, इंटीजर के लिए मैं पॉइंट ए पर 3 और पॉइंट बी पर 4 ले लेता हूँ, ताकि दोनों की मल्टीप्लाई 12 और 12 हो जाएगी, और ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा।
तो वो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। ये लाइन थे, ये दिस इज M1, दिस इज x1 x2, ये लाइन्स थी, और M2 मास था दूसरी तरफ। तो हमने बताया था M1 x1 इक्वल टू M2 x2। तो यही चीज़ हमको सेटिस्फाई करके चलनी पड़ेगी कि हाँ ये सेटिस्फाई करे। इसके किए बिना आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने इसके बिना क्वेश्चन पे हाथ लगाना चाहा तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट ए पर 3 और 4 के बजाय 6 ले लेता हूँ। 6 लेने से फ़ायदा ये होगा कि बाद में रेशनल वैल्यू नहीं बनेगी। आपके अंदाजे की बात है, मैंने ले लिया 6 से काम कर जाएगा। आप चाहें तो 3 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ए पर 6 ले लूँ तो ये होगा टोटल 24, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, और बी डी इक्वल टू है 3। तो पॉइंट बी पर कितना मास आएगा, वो आएगा 8 का, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 24। तो टोटल मास, सेंटर ऑफ मास अगर डी पर है तो टोटल मास यहाँ पे हो गया 14। ओके, अब सिमिलरली ये है 5, तो ये होगा टोटल 30। ए सी लाइन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास इसका ई पे है, इस लाइन का, तो यहाँ पॉइंट सी पर मास हो जाएगा 15। तो टोटल मास ई पर होगा 15 प्लस 6 यानी 21। अब आप देख सकते हैं डी सी के लिए और बी ई दोनों के लिए पॉइंट एफ पर जो मास होगा वो 39 होगा। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, इसलिए टोटल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। अब हमें क्या रेशो देखना है, डी एफ टू सी एफ। मैंने आपको बताया था डी एफ टू सी एफ कैसे निकालेंगे, जब हमें मास पता है। आपने देखा जो ऊपर वाली लाइन जो मैंने बताई हुई है वो m1 m2 मास है, तो x1 रेशो x2 क्या होगा, m2 अपॉन m1। तो इसलिए m2 अपॉन m1 यानी डी एफ रेशो सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 15 to 14। यहाँ देख लीजिए, फिर से देख सकते हैं, देखिए ये लाइन है, ये ए सी बी, ठीक है। और मैंने आपको ये मास है m1, ये मास है m2। इक्वेशन आपको मालूम है, तो अगर यहाँ मैं AC टू BC रेशो निकालूँ तो वो क्या होगा, क्योंकि लेंथ x1 x2 है, तो AC टू BC होगा x1 टू x2, एंड दैट इज इक्वल टू बाई द दिस इक्वेशन x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 नहीं होगा, ये होगा m2 अपॉन m1। तो वही काम मैंने यहाँ किया है। जब मुझे DF टू CF निकालना है तो मैं मास लूंगा पॉइंट C पर और अपॉन पॉइंट D पर जो मास है मैं वो चीज़ लूंगा। वही काम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मैंने किया है। तो ये हो गया 15 अपॉन 14। सिमिलरली अगर हमको निकालना है BF टू EF, देन इट विल बी इक्वल टू 21 अपॉन 8। सिंपल इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही MPG है आपकी। ये कितना होगा 21 to 8। तो आपने देख लिया, क्वेश्चन ज़्यादातर इसी तरीके से होने हैं। चलिए मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेके आया हूँ, और मैं आपको बताऊं कि इसका एक सेशन हमारा जो ग्रुप में भी सचिन है, हमारे एक फ्रेंड हैं, और उन्होंने लिया हुआ है। ज़्यादातर वहीं से चीज़ें मैंने इसमें ली हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। देखिए सेकंड में एक एग्जाम्पल वहीं से मैंने फिर से उठाया है आपको समझाने के लिए। ये एक ट्रायंगल है ABC। ये पॉइंट M जो है ये इसका मिड पॉइंट है। M को हम C से मिला देते हैं। फर्दर मैं क्या करता हूं कि A को A से जाती हुई एक और C1 में ड्रा कर देता हूं। यह मान लीजिए कोई पॉइंट है N। अब इसमें हमें गिवन है PA इज इक्वल टू 7, PC इज इक्वल टू 5, PN इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3, और कहता है कि PM फाइंड आउट कीजिए कितना होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, इसे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। अब हमें क्या पता है, AP टू PN रेशो हमको मालूम है। मैं मास यहीं से पुटअप करना शुरू करूंगा। यहाँ मैं 7 ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा इंटीग्रल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। तो इधर 21 हो गया टोटल, तो इधर ले लूंगा मैं 3। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, अब AM इज इक्वल टू M भी है, तो इसलिए क्योंकि M मिड पॉइंट है तो जितना मास हम A पर लेंगे उतना ही B पर ले सकते हैं। तो ये हो गया 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो M पर टोटल कितना हो गया 3 + 3 यानी 6। सिंपल। अच्छा, जो पॉइंट N है उस पर टोटल 7 है, लेकिन पॉइंट B पर 3 है, तो C पर कितना बचेगा।
सी पर मास बचेगा 7 - 3 यानी कि 4। इजी। अच्छा, टोटल मास जो पी पर हुआ वो 10 हुआ, 7 + 3 या 6 + 4, दोनों चीजें आपने देखी। पॉइंट पी पर जो मास है वो जो दोनों सीवेंस आपन इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं, 7 + 3 है एक सीवेन पर, दूसरी पर 6 + 4 है। याद रखना ये हमेशा ही इक्वल होना चाहिए, तभी चीजें क्लियर होंगी, वरना आपका जो पूरा सिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हो गया पॉइंट पी पर टोटल मास 10। अब हमें निकालना है पीएम। देखो पीएम इंटू 6, भाई वही जो इक्वेशन है हम उसी से काम करेंगे। 6 इंटू पीएम इज इक्वल टू पॉइंट सी पर कितना मास है, 4 है, 4 इंटू सी पी। ठीक, इक्वेशन वही है जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताई। तो यहां से पीएम कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5/6 एंड आवर आंसर इज 10/3। तो देखा कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप एमपीजी को ठीक तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये था आपके लिए सेकंड एग्जाम्पल था। अब एमपीजी का ये तो एक तरीका हो गया, जो दूसरे वाले में स्प्लिट एमपीजी के बारे में बात कर रहा था वो मैं जो है आपको बताना चाहूँगा। तो एक जनरली एक रफ सा फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आगे उसे समझने में। तो सबसे पहले मैं स्लाइड को जो हटा देता हूँ। बात आती है स्प्लिट मास की। और हाँ एक चीज़ और है भाई, अगर कहीं भी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो फिर से रिवाइंड कर लेना, और फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पूछ लेना। तो चलिए मैं एक और एंगल की बात करता हूँ, दिस वन। एक रफ सा फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये कोई सीमेंट मैंने ड्रॉ की है, और एक और लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दिस ये इस टाइप से है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। डी की जगह कुछ और ले लो, पी ले लो, यहाँ एक्स और वाई हम ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ मास पुटअप करूँगा एक टेंगल के लिए, ए बी पी के लिए। मान लीजिए बी पर मैं ले लेता हूँ M2 और ए पर मैं M1 ले लेता हूँ। तो जो पॉइंट X पर टोटल मास होगा वो होगा M1 + M2। ठीक, इजी। सिमिलरली अगर मैं C पर लेता हूँ M3, और अब मैं ट्रायंगल APC के बारे में बात करूँ, ये इस साइड, जो मैंने M1 M2 लिए वो इस साइड के लिए थे, अब मैं बात करूँगा राइट हैंड साइड की, इस साइड की। तो ये मान लीजिए A पर M4 हमने ले लिया है, तो पॉइंट Y पर कितना होगा, M3 + M4 टोटल मास। ठीक है, वहीं P पर हो जाएगा M2 + M3, B और C का जो मास है उसका एडिशन। और पॉइंट A पर जो टोटल मास आप देख रहे हैं वो है M1 + M4। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया होना इसी तरीके से। राइट हैंड साइड के लिए A पर M1 मास है, M4 है, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए M1, और टोटल सिस्टम के लिए M1 + M4, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात हुई जो जनरल चीज। फिर से एक बार देख लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए अलग मास था, राइट हैंड साइड के लिए अलग था, और अगर टोटल सिस्टम की बात करें तो उन दोनों को हमने पॉइंट ए पर ऐड कर दिया है। तो वो वोल सिस्टम के लिए अगर ए पर मास की हम बात करें तो वो होगा M1 + M4। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसे बताता हूँ। ये पॉइंट ABC, ये M जो है ये लाइन BC का मिड पॉइंट हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसमें एक और लाइन में है ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मान लीजिए इस टाइप से। ये पॉइंट्स हैं P Q, और ये मान लीजिए इंटरसेक्ट करता है AM और PQ पॉइंट K पर। ठीक है, ये 1:2 रेशो दिया हुआ है, ले लेते हैं, और AQ × QC = 1:3 इतना हमको दिया हुआ है। पॉइंट M भी मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी पता है। हमें क्या निकालना है, मान लीजिए जो दोनों लाइंस हैं बीच वाली पॉइंट K पर इंटरसेक्ट करती हैं, और हमें फाइंड आउट करना है AK × KM। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखना, जब जब हम बात करेंगे इस तरीके से, जब लाइनें आए सीक्वेंस आपस में ना हो, सीक्वेंस ना हो ये ले, तो
हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम करेंगे। मास जो हम पुटअप करेंगे दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। देखिए ध्यान देना कि एम है मिड पॉइंट, तो हम हमेशा इसे बेस से शुरू करेंगे, याद रखना। बी पर मैं बी पर मास 1 ले लेता हूँ, सी पर भी 1, तो एम पर टोटल ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये हो जाएगा 2। इक्वेशन सेटिस्फाइड है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक, तो मैं देखता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए। चलिए राइट के लिए देख लेते हैं पहले। ये ए क्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3, और सिमिलरली पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये हो जाएगा 2। तो ए पर वोल्ट सिस्टम के लिए ए पर जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 3 यानी 5। इतना ही है। तो हमने देखा कि पॉइंट ए पर 5 हो गया और पॉइंट एम पर 2 है मास, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए के टू के एम ही तो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे मास है पॉइंट ए पे 5 है, एम पर 2, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 2 to 5। तो देखा कितनी आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। तो बस इतना ही है एमपीजी, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये भी तीसरा वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, जो मल्टीपल है। इसमें आपने देखा सभी एक ट्रायंगल है, 2 1 3 है, रेशो एक डी मिड पॉइंट है, वो 1 to 1 है, A2:2.3। तो हमें इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है NM/BE। रेशो MN/BE क्या होगा, वही हमको इसमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें स्प्लिट मास कैसे लगाएं, या पुराना वाला मेथड वो कैसे लगाएं, तो हम इसमें क्या करेंगे, MN/BE निकालने के लिए हम इसे अलग अलग कर देंगे। पहले ही कंडीशन में मैं क्या करता हूं, मैं GD लाइन को नहीं लेता, मैं दूसरा रेशो निकालूंगा, मैं GD को नहीं लेता। इससे क्या फायदा होगा, आप क्वेश्चन के एंड में आपको पता लगेगा, हाँ यार इससे तो बड़ा फायदा हुआ। देखते हैं कैसे। चलिए मैं फिगर अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। उसमें मैं क्या करूंगा, मैं फिर से आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैं अब ये जो है ना, ये तरीका तो आपको पता ही है कि तीसरा वाला है, जो एमपीजी मैंने 3 तरीके टोटल बताए थे, ये तीसरा वाला तरीका है कि हम इसमें किस तरीके से लाइंस को एक एक लाइन हम छोड़ के उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको समझ में आ जाएगा, अंदाज़ा हो जाना है आपको कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले GD जो लाइन है मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए उसके बाद जो ट्रायंगल हमारा बचेगा वो इस तरीके से बचेगा, AF2 हो जाएगा और जो BF वो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक, AE इंटू EC ये 2 to 3 ही रहेगा, इसे मैंने मिला दिया और C को मैंने F से मिला दिया। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ME/BE मैं निकाल लूँगा। इससे बाद में फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। GD को मैंने यहाँ से गायब कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मास यहाँ रखना, पुटअप करना शुरू कर देता हूँ। देखो पता लग रहा है आपको कि कितना कितना रेशो है, AF/FB, AE/EC। ठीक, और हाँ एक और चीज़ फिर वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस तरीके से वैल्यू लेना मास की कि यार रेशनल ना हो जाए। ले सकते हैं हालांकि, लेकिन मेरा काम है समझाने का कि उससे जो है ना कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मैं पॉइंट ए पर ले लेता हूँ मास 12। तो AF और FB को इक्विलिब्रियम में करने के लिए पॉइंट बी पर लेना होगा मास 6, क्योंकि 6 और 4 24 और 12 and 2 24। और इसी तरीके से पॉइंट सी पर हम लेंगे 8। अब पॉइंट ई पर जो टोटल मास होगा वो 20 होगा। इसी तरीके से पॉइंट एफ पर टोटल मास 18 होगा, नो प्रॉब्लम। पॉइंट एम यहाँ पे है, इस पर टोटल मास कितना हुआ 26। आपने देखा 18 + 8 और 20 + 6 ये दोनों ही 26 हुए, तो इसलिए अब टोटल सिस्टम हमारा बैलेंस हो गया। तो ME/BE ये क्या होगा, टोटल बी पर कितना मास है वो और अपॉन टोटल मास, है ना। हमें लेना है ME/BE। तो ME के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी पर मास कितना होगा वो लेना है, और टोटल लाइन है तो फिर टोटल मास ले लेना आप। तो ये हो गया 3/13। एक चीज तो ये आ गई। अब अगली बार में मैं क्या करता हूं, मैं जो लाइन है ना CF, मैं इसको इस बार हटा देता हूं। तो इससे क्या होगा, इससे भी पता लग जाएगा कि क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आप शांति से देखते रहें इसको।
ए, ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट्स आपको मालूम है। मैं क्या करता हूँ, मैं सी एफ लाइन को हटा देता हूँ और जी डी दिया हुआ है, ये 2 है, 3 है, ये जी है, ये डी है, ये 1 1 हमको दिया हुआ है, ठीक। ये पॉइंट ई है। तो ई पर मैं एक मास ले लेता हूँ 5, यहाँ ले लेते हैं 3, ये सी पे आपको 2 हो ही गया, ठीक। ये टोटल 6 हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। पॉइंट बी पर इस हिसाब से 2 हो जाएगा क्योंकि ये 1 and 1 है। तो टोटल डी पर मास हो गया 4। तो इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हैं आप, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे बीच में पॉइंट एन है, ये है इस साइड के लिए, और ये हमें लेना है अब इस साइड के लिए, क्योंकि ए पर 3 था तो पॉइंट बी पर कितना हो गया, ये मैं पता है यहाँ कौन सा प्रोसीजर अपनाया, ये है स्प्लिट मास वाला, तो 3 हो गया। तो टोटल सिस्टम के लिए पॉइंट बी पर मास कितना हुआ, 2 + 3 यानी 5। अब आप देखें कि गौर से देखना, अपर एंड लोअर दोनों टेंगल्स के लिए अलग अलग मैंने मास लिया और पॉइंट बी पर ला के मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। ये उसी एग्जाम्पल की तरह है जो कि मैंने आपको बताए थे, ये बीच में पॉइंट एन। तो आप देखेंगे बी एन अपॉन बी ई, ये कितना होगा, बी एन के लिए मुझे देखना होगा ई पर कितना मास है यानी 5, और अपॉन बी ई यानी टोटल मास कितना है, टोटल होगा एन पर यानी 5 + 5 यानी 10। तो बी एन अपॉन बी ई हो गया, कितना हो गया, 5/10 यानी 1/2। अब ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है एम एन अपॉन बी ई। एम एन अपॉन बी ई क्या हो सकता है, एम एन इज इक्वल टू होगा टोटल लाइन में से बी ई में से हम क्या घटा दें, बी ई में से हम बी एन घटा दें और एम ई घटा दें, ये एम एन के इक्वल हो जाएगा, अपॉन बी ई है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 1 - बी एन अपॉन बी ई जो कि मैं यहीं फाइंड आउट कर चुका हूँ, वो है 1/2, माइनस एम ई अपॉन बी ई जो मैंने अपर फाइंड आउट किया था 3/13, ये वाला, ये इस तरीके से हो गया। एंड नाउ वी कैन राइट इट एज 7/26। तो मल्टीपल सिस्टम के लिए हम एमपीजी को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात हो गई एमपीजी की। अच्छा, ये तो सब सिस्टम हुआ कि मैंने आपको बता दिया कि एमपीजी का जो पहला तरीका था वो। अब जो सेकंड मैंने इसका यूज बताया था वो था कि एरिया का रेशो फाइंड आउट करने। तो कोई एरिया निकालने के लिए हम इसे किस तरीके यूज करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक बात बता देना चाहता हूँ। रेशो का मैंने आपको बता दिया है, और अब बात है एरिया के लिए। एरिया के लिए जो सबसे मोस्ट बेसिकली थिंग है वो ये है कि देखिए, मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 ट्रायंगल बना देता हूँ। ध्यान से देखना, जो जो बात मैं बता रहा हूँ काम आएंगे आपको। दिस इज अ लाइन, मैं यहाँ एक ट्रायंगल बड़ा वाला बना देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ 2 ट्रायंगल्स में, इस तरीके से ए बी सी डी। अब अगर मुझसे कोई ये कहे कि भी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल ए सी डी के एरिया में क्या रेशो होगा, ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है। देखो, जो दोनों ट्रायंगल हैं इन दोनों की हाइट तो इक्वल है, ए बी सी और ए डी सी की अगर मैं बात करूँ, हाइट ये दोनों इक्वल है, ठीक। तो जो डिफरेंस पड़ेगा इन दोनों में वो किस चीज़ से पड़ेगा, देखो एक फॉर्मूला होता है बेस गुणा हाइट बाई 2, तो 1/2 तो दोनों में आना ही आना है, और हाइट दोनों की सेम है, और बचा क्या, बेस। तो इसका मतलब जो इसमें डिफर करेगा, जो चीज़ इसमें अंतर पैदा करेगी वो होगा इनका बेस। तो ए बी सी का जो बेस है वो बी सी है और ए डी सी का बेस है वो सी डी है। तो ध्यान रखना कि हमें यही चीज़ यूज करनी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पहले दे देता हूँ। दिस वन, मान लीजिए इसी तरीके से एक ट्रायंगल है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, ये भाग है 12, ये है 4। इसे नाम भी मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर ए बी सी का एरिया जो है वो है, मान लीजिए 60 है, 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि टोटल ट्रायंगल का एरिया, टोटल ट्रायंगल यानी कि ए बी डी, इसका एरिया क्या होगा। तो टोटल का ज्ञात करने के लिए, क्योंकि देखो ए बी सी का हमको मालूम है दिया हुआ है, तो मैं अगर सिर्फ ए सी डी का निकाल लूँ तो, और उसमें मैं 60 को ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना। तो अब देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ए सी डी का एरिया हम कैसे निकालेंगे।
ACD का एरिया हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ABC और ACD हाइट दोनों की सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा इनके बेस की वजह से। तो ABC का एरिया जो 12 है, ABC का एरिया 60, ठीक है, दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 60 अपन ACD का एरिया इज इक्वल 12/4, ये उसी फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से ACD का एरिया आ गया हमारा 20, और 20 में मैंने 60 जोड़ दिया, हमारा आंसर इज 80। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, मान लीजिए ये ट्रायंगल का एरिया 5 है, ये ट्रायंगल का एरिया 8 है, और इसका है 10। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि तरीके इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि क्लास MPG की है तो इसलिए बताऊंगा तरीका सिर्फ MPG से कि टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको MPG जब अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की ना हो। देखिए ये दो ट्रायंगल है, एक का 5 है और एक का एरिया है 10, क्योंकि इनकी हाइट DB के उस तरफ से होगी, तो रेशो इनका बेस में होगा, और उसी एरिया में इसका बेस का रेशो होगा, यानी 1:2। उसी तरीके से आप देख सकते हैं 8 और 10 है एरिया जो है किसके, BFC और EFC के। BFC और EFC का एरिया जो 8 और 10 है, तो इनका बेस होगा वो भी इसी रेशो में होगा भाई। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ये 8 है, ये 10 है, तो 4:5। तो अब देखिए हमको रेशो मालूम हो गए, हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा MPG लगाएंगे इसमें। अब वो हम कैसे लगाएंगे, देखो सुनो, चीजें होनी चाहिए पॉइंट F पर बैलेंस, पूरी बैलेंस होनी चाहिए। मैं पॉइंट E पर क्या करता हूँ, मैं 15 का मास ले लेता हूँ, इसलिए पॉइंट B पर जो मास आएगा वो आएगा, देखिए 15 to 4 = 60, इसलिए पॉइंट B पर मास आएगा 12 का। अब टोटल मास F पे जो हुआ वो हो गया 15 + 12 यानी 27। अब डियर C पर भी मुझे मास इसी तरीके से लेने हैं कि टोटल तो आ जाए 27 ही, यानी 15 + 12, लेकिन वो 1 और 2 के रेशो में भी हो। अब आप कहेंगे मैं 3 और 1 ले लूँ, 3 और 1 ले तो लूँ, 1 और 2 से तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन टोटल मास 27 कहाँ से आएगा, वो तो फिर 3 + 1 यानी 4 रह जाएगा। इसलिए मुझे मास ऐसा लेना है कि जिसका टोटल एडिशन भी कितना है, 27, तो वो होगा 18 और 9। इससे वो इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है, और F पर मास भी टोटल 18 + 9 यानी 27 आ जाता है। तो बस हमारा सवाल अब लगभग यहाँ खत्म होने वाला है। पॉइंट C पर 9 है, पॉइंट E पर टोटल 15 है, इसलिए A पर बचा कितना, 6। तो ये जो साइड्स होंगी ये इस रेशो में होगी 6:9। अब आप एक चीज देखिए, ये जो टोटल ट्रायंगल है BEC, इसका एरिया 18 है, और बेस है इसका कितना, 6, और इसका बेस है AE का 9, लेकिन हाइट दोनों की सेम है। तो 6 जो एरिया है वो तो है, जो 6 जो लाइन है वो 18 के बराबर है, तो इसलिए AEC का जो AEB का जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा 27। इसका एरिया 27, ये है 18, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, 18 + 27 यानी 45। तो क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। मैं एक और क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्पल में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, और ये हमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 80, 60, 70, एक और है, हम 68 ले लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये पॉइंट है O, 80, 60। आप देखेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं BOD और COD, इनका एरिया है 80, 60, तो BD to DC भी उसी रेशो में होगा, यानी 4:3 में। ठीक, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे BOC और EOC को। BOC का जो टोटल एरिया देखिए, मैंने ब्लूइश कर दिया है, ये टोटल एरिया है 80 + 60 यानी 140, ठीक है, और OEC का एरिया है 70, तो इनका रेशो कितना हुआ, 2:1 का। तो जब BOC और EOC का एरिया का रेशो 2:1 है, तो इनका बेस जो है यानी BO और OE, उनका रेशो भी 2:1 का होगा, इसलिए ये 2 और 1 हो गया। अब फर्दर देखिए, फिर से वो चीज़ मैंने लिख दी है यहाँ पे। सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, लैडर थ्योरम आप लगा सकते हैं, और दुनिया भर की थ्योरम्स आप लगा सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ MPG की है, इसलिए सॉल्यूशन भी सिर्फ MPG से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पॉइंट B पर 3 मार्क्स ले लेता हूँ, पॉइंट C पर 4। तो यहाँ जो मास है वो हो जाएगा 6, किस वजह से, क्योंकि 3 to 2 यानी 6 होगा, और OE = 1 है, तो E पर हो गया 6।
अब देख सकते हैं पॉइंट डी पर 6 है और सी पर 4, तो ए पर कितना बचा 2। हमें क्या निकालना है, एरिया टोटल ट्रायंगल का, यानी ए बी सी का। अब आप देखें कि ये टोटल एरिया हो गया 7 + 60 + 80 यानी 210। मजे की बात यह है कि EC = EC और A, इन दोनों में क्या रेशो होगा, 1:2 का रेशो होगा, क्योंकि A पर 2 है, C पर 4, यानी 2:4, यानी कि EC = 1 होगा तो AE = 2। आप देख सकते हैं अगर ये 210 के बराबर है तो जो AE यानी 2 है वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 420 के बराबर। जो टोटल जो ट्रायंगल हुआ AEB, इसका एरिया हो जाएगा हमारा 420। और हमें क्या निकालना है, टोटल ABC का एरिया, तो वो क्या होगा 210 + 420 यानी कि 630। हमें यही तो निकालना था। तो MPG से जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो इसी तरीके से आपको 613 और 613 नहीं 630 इसका आपका आंसर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से MPG से हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप लोग भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो आज का ये सेशन है ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा हो तो मुझे जो है आप लिख सकते हैं, औरों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं नए एस्पिरेंट्स को। तो MPG का ये सेशन था आज का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है, वीडियो आप रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, और फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझसे बताएं। कोई भी आपके ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आऊँगा जल्द ही फिर से एक नई वीडियो के साथ, फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए टेक केयर।